नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल एक तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासी पेशकदमी क्या रुक गई है, क्योंकि ये एक तासुर आया, बल्कि एक स्टेटमेंट आई थी आसिफ अली जरदारी साहब की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन जीतेगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे, और ये हालात नज़र भी आ रहे थे। लेकिन अब बयानात में तब्दीली है। बिलावल भुट्टो साहब का बयान ये है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। तो कौन दीवार से लगा रहा है? और अब इंतखाबात से पहले नून लीग और जो पीपल्स पार्टी एक बड़े इत्तेहादी थे, उनमें अब इख्तलाफ भी नज़र आ रहा है। और शायद उसकी वजह यह है कि इमरान खान सियासी उफ़क़ से अब गायब हो चुके थे और उनकी मौजूदगी में ये एक सियासी इत्तेहाद बना था। मुआशी जो हालात हैं उसकी ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी इमरान खान की हुकूमत पे, ये 16 इत्तेहादी हुकूमत की भी है, जिनमें 85 काबीना के अरकान थे और 11 सियासी जमातें थीं। और यकीनन इस वक्त जो मुआशी हालात है वो ऐसे हालात हैं कि लोगों की चीखें तक निकल रही हैं। अब एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की भी बात हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी किसी डील का नतीजा है या वो अब आ रहे हैं? 16 महीने में जब उनकी भाई वज़ीर आज़म थे वो नहीं आए, तो अब आ रहे हैं अक्टूबर में 21 को, आएंगे नहीं आएंगे? और आया वो आते हैं तो क्या वो पूरी वो कानूनी जो तकाज़े हैं और पेचीदगियाँ हैं उससे वो गुज़रेंगे नहीं गुज़रेंगे? और क्या उनके आने से जो 16 महीने की कारकर्दगी का पंजाब में जो रिफ्लेक्शन है अवाम में, जो तकलीफ़ में है, उससे उनको मुतासिर करेगा या नहीं करेगा? या वो अपनी पंजाब में दोबारा PMLN को उठा सकेंगे नहीं उठा सकेंगे? सिंध में एक बड़ा इत्तेहाद GDA फंक्शनल JUI आपके और कौम परस्त जमातों का बन गया है, और लगता ये है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ बड़ा टफ टाइम मिलेगा। ऐसा कहाँ तक सही है, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ आज 3 अहम मेहमान हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर सईद गनी साहब, साबिक सूबाई वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर जाहिद खान साहब हैं, मरकज़ी तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। और मोहम्मद मेहदी तज़ियाकार, कालम निगार हैं, उनका ही बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मैं आता हूँ जनाब सईद गनी साहब आपकी तरफ। एक तो मैं इलेक्शन पे आ जाता हूँ सबसे पहले कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी का डिमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी बिलावल का है। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि हल्का बंदियाँ भी होनी चाहिए, नई मरदमशुमारी भी होनी चाहिए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 30 नवंबर से पहले ये नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ ठहरेगी पीपल्स पार्टी? और क्या आपको लगता है इलेक्शन होगा? और अगर इलेक्शन होगा तो क्या इलेक्शन मसाइल का मौजूदा हल है? और अगर मौजूदा हल है तो वो किस तरह? देखिए, एक तो जो आपने आखिर में पूछा ना कि इलेक्शन मसाइल का हल है कि नहीं है, तो मेरा ख्याल ये है कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर इन तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस से और मुआशी बहरानों से अगर उसको निकलना है तो उसका वाहिद हल इलेक्शन ही है। अगर ये अदम इस्तेहकाम रहता है सियासी तौर पर, तो ये मुल्क की मईशत में जितने जतन कर लें ये ठीक नहीं होगा और लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा ही होता जाएगा। अब सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ है जब इमरान खान तो देखिए, सियासी इमरान खान की बात नहीं है। देखिए, अदम इस्तेहकाम इसलिए है कि अभी तक इस मुल्क में किसी को ये नहीं पता कि इलेक्शंस कब होने हैं। एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है ना कि चलता है, नहीं पता। एक हुकूमत टर्म पूरा करती है, फिर नए इंतखाबात हो जाते हैं, लोग अपना वोट देते हैं, जिसको मुंतखब करते हैं वो आएगा। 5 साल की हुकूमत होती है, फिर IMF हो, बैनुल-अक़वामी इदारे हों, बड़े बड़े ममालिक हों, वो कंफर्टेबल होते हैं कि जी 5 साल की हुकूमत है, उनके साथ वो वायदे भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये बिल्कुल हवा में तहलील, हर चीज़, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, अब ये जो दूसरी बात आपने कही कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मेरा तो ख्याल है कि होंगे। ना होने वाला ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अब वो बात ये कि अब होते हैं कि 2 महीने बाद होते हैं, 4 महीने बाद होते हैं।
आपने एक बात कही जी, पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब कहते हैं 90 दिन में कराओ, तो बिलावल साहब नहीं कहते, हमारा आइन कहता है। आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि एक इशू है कि जब वो सेंसस नोटिफाई हो गया CCI से तो उसमें डिलिमिटेशन होना है, लेकिन इस डिलिमिटेशन में और दीगर जो माजी में होनी थी उनमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब सेंसस होता है तो मुल्क की जब आबादी सामने आती है, सूबों की आबादी सामने आती है, तो हल्का बंदी की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपकी कौमी असम्बली की सीटों की तादाद कम या ज़्यादा होती है, यहाँ नहीं हो रही, कम और ज़्यादा होती है, सूबों में नंबर चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस मरतबा जो नंबर सामने आए हैं उनके मुताबिक ना तो आप कौमी असम्बली की जो कुल नशिस्तें हैं उसको चेंज कर रहे हैं, ना आप सिंध में जो कौमी असम्बली की सीटें उनको चेंज कर रहे हैं, ना पंजाब में कर रहे हैं, ना KP में कर रहे हैं, ना बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ना इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो आपका नंबर तो जो था 2018 के इलेक्शन में वही रहेगा। तो अब अगर ये तब्दीली नहीं होनी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो माइनर हो जाती है ना, फिर वो माइनर हो जाती है क्योंकि वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जो काम आम तौर पे इलेक्शन कमीशन को शायद 4 महीने चाहिए होते हैं, वो काम शायद 2 महीने से भी कम अरसे में मुमकिन था। यही बात थी जब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह CCI में थे और भी हमारे पार्टी के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। जब ये आई बात कि जब नंबर्स आए तो उन्होंने वहाँ कहा इससे तो ये लगता है कि हल्का बंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चले अगर कहीं थोड़ी बहुत है भी तो उसके लिए 4 महीने दरकार नहीं हो, जल्दी हो सकता था। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख तो आप दे दें ना। अगर चलें इलेक्शन कमीशन ये कहता जी 4 महीने बाद भी शेड्यूल तो देना है ना आपने, आप 4 महीने बाद का देते, बताएं तो सही कि नॉमिनेशन कब फाइल होंगे, वोटिंग कब होगी। तो ये जब तक आएगा नहीं तब तक ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये जो कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के जहनों में, जिस तरह आपका सवाल था, आपके इत्तेहादी तो कह रहे हैं कि फरवरी में होगी 2024 में, इसी पर कुछ सियासी लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन होगा भी नहीं होगा। जैसे इसी पर जो बात आपने शुरू में कही ना कि उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सब होना चाहिए, यही बात है जिस पर हमें एतराज़ एक है कि अगर एक जमात है जिसको पता है कि फरवरी में होना है, भाई मुझे तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आप कह रहे हैं पता नहीं होंगे नहीं होंगे, वो कह रहे हैं फरवरी में होंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन? हमें क्या जाहिर है ये तो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को है, तो ये कह रहे हैं उनको कैसे पता? अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो कैबिनेट है वफाकी, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरफ इंक्लाइंड है और वो उस कैबिनेट का हिस्सा पहले भी बने और बाद में भी बनाए गए। आप निगरान हुकूमत की बात, निगरान हुकूमत में, तो निगरान हुकूमत में आपसे मुशावरत करके नहीं बनाएगी? निगरान हुकूमत में मशावरत की जरूरत नहीं होती। अच्छा। जो आइन में है ना लिखा हुआ वो ये कि वजीर आजम की जो अपॉइंटमेंट होनी है, लीडर और ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो प्यारे हो गए सर। अच्छा, जो भी था वो आइन में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने करनी है और वजीर आजम में लग जाना। अब वजीर आजम लग गया ना तो ऑपोजिशन लीडर का भी और लीडर ऑफ द हाउस का भी रोल खत्म हो गया। अब वजीर आजम का अपना इख्तियार होता है कि वो कैबिनेट अपनी बनाए, इसी तरह सूबों में होता है। अब वजीर एक जानिबदार हुकूमत जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं और बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन है PMLN की हुकूमत की। मेरा सवाल है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर ये कंटिन्यूएशन है तो फिर ये कंटिन्यूएशन तो नहीं कहा हमने, एक्सटेंशन आपने कहा एक्सटेंड हुआ, वही है। दो चीज़ों में हमारा एतराज़ है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या? एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि कैबिनेट के अंदर जिस किस्म की नॉमिनेशन हुई हैं वो लगता है कि किसी एक जमात के नामजद लोग हैं जो कैबिनेट में आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि जिस अंदाज में सूबा सिंध के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की गई हैं, हम किसी का नाम नहीं देते कि इसको लगाओ उसको लगाओ। देखिए, सूबा सिंध हो या पंजाब हो, कोई भी हो, आप एक ऐसे आदमी को IG लगाएं जिसकी सूबा सिंध के अंदर एक दिन की सर्विस नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि कश्मीर कहाँ पर है, कंदकोट कहाँ पर है, मीर पुखास कहाँ पर है, दादू कहाँ पर है। तो सवाल तो पैदा होता है चीफ सेक्रेटरी भी उसने, और उसके अलावा फिर आपने सारी आप कर लें, कोई मसला नहीं, हमें एतराज इस पर नहीं है। अगर तो ये इलेक्शन कमीशन का, तो आप ये मानते हैं जिस तरह बयान है, देखिए हमारे पास बयान मौजूद है जो बातें ये PMLN की तो अगर ये PMLN की एक्सटेंशन है, आप नहीं मानते, लेकिन आपने बिलावल भुट्टो साहब ने ये जुमला कहा है, मौजूद है। मेरा सवाल है यहाँ पे कि अगर ये एक्सटेंशन है तो फिर तो ये इंतखाब जानिबदार यानी गैर जानिबदार तो नहीं होगा। हम यही तो कह रहे हैं। देखें हमारा नुक्ता क्या है। अच्छा, जो बातें मैंने कही हैं ये सारे फैक्ट्स हैं, ये हवा में नहीं है। कैबिनेट में लोग मौजूद हैं, नाम मौजूद हैं, उनकी वाबस्तगी मौजूद है। बोले ना, अच्छा, ये ताकि पता चले, कल आप चीखेंगे कि हम नहीं मानते इस इंतखाब को। ट्रांसफर पोस्टिंग हैं सूबा सिंध के डोमिसाइल वाले 6, 7, 8 ऑफिसर्स को आप हटाना चले हटा दें, हमारी कोई सर थोड़ी उनसे, लेकिन आपने उनको रिपोर्ट करा दिया है
अच्छा, कहीं नहीं लगाया आपने। अच्छा, या तो ये पॉलिसी तमाम सूबों के लिए सिर्फ होती, सिंध के लिए, सिर्फ सिंध। ओह माय गॉड। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये ज्यादती हो रही है। और ये जो दूसरा अलायंस की बात आपने कही, मैं जो उसके ऊपर भी आना है कि जब कल आप कह रहे थे कि वजीर आजम हमारा होगा, हुकूमत हमारी होगी इंशाल्लाह। और आज जो है वो आप कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जाएगा, तो ये मैं पूछता हूँ ज़रा, पहले मैं ज़रा अपना ANP के तर्जुमान साहब, सेनेटर साहब कैसे देखते हैं, क्या आप भी समझते हैं कि कुछ पता चल रहा है कि ये इलेक्शन होगा, और क्या वाकई इलेक्शन मसाइल का हल है, और इलेक्शन जीतने के बाद तो यही सियासी जमातों ने आना है जो 16 महीने में मौजूद थी, और इत्तेहादियों में तो वाज़े तौर पर इख्तलाफ आ गया, ये कहते हैं 90 दिन के अंदर, PMLN कहती है फरवरी में, और अभी गनी साहब का ये जुमला सही है कि उनको पता है, और अगर पता है तो निगरान हुकूमत क्या वाकई इनका हिस्सा है, और इलेक्शन कमीशन से कोई साजबाज हो गया है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन तो प्यारे हो गए हैं सर। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 2-3 बातें ऐसे हैं कि एक तो ये बात के इख्तिलाफ हो गया, इख्तिलाफ तो पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, ये कोई नई बात नहीं होती, क्योंकि इत्तेहाद तो एक हुकूमत के लिए बनी थी, और हुकूमत जब खत्म हो गई तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मंशूर के साथ आवाम में जाना है। आवाम किसको एक्सेप्ट करते, किसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो अलग बात है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में हम भी गए थे, और हमारा जो वफद था उसमें मैं भी था, और हमने ये जो खदशात है, ये सारे खदशात हमने उनको कहे थे। और हमारे तो आपको इल्म है कि हम तो आईन और कानून के साथ चलते हैं, और हमने कहा कि जी हमारे नज़दीक तो 90 दिन से कोई और राय नहीं हो सकते हैं, आपने 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना है। जब पहले उसने कहा था कि आपको हम सुनते फिर हम आपको जवाब देंगे, जब हमें सुना तो उसके बाद उसने कहा कि जी हमारे लिए इस वक्त जो मसला बना हुआ है और वो ठीक बना हुआ है। मैं अभी जो पिछली हुकूमत थी, जो इत्तेहादी हुकूमत थी, उसकी नीयत पे मुझे शक है, क्योंकि 2 दिन पहले CCI की मीटिंग की बुलाने की क्या तो बन रही थी डॉक्टर साहब, और सेंसस की क्यों मंजूरी दिए, क्योंकि वो तो उस आइन के अंदर वो शिक भी मौजूद है कि नई सेंसस होगी तो डिलिमिटेशन होगा। और हमने ये कहा, ये बिल्कुल सही है बात कि हमने ये कहा कि जी ना तो इसमें इजाफा हो सकता है, ना इसमें कमी हो सकती है, क्योंकि असेंबली मौजूद नहीं है कि अमेंडमेंट करे, क्योंकि इसके लिए तो अमेंडमेंट जरूरत है। तो उसने कहा जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ शहरों में आबादी कम हुई है, कुछ शहरों में आबादी ज्यादा हुई है, तो हमने वहां पे ये करना है। उसके बावजूद हम उसके साथ एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा कि जी ये जो बात सिद्धवनी साहब कहते और आप कहते, हमने कहा कि डेट तो दे देना, कि ताकि मैंने कहा हम जो इधर आए हुए, मैं इफ्तिखार साहब, मैंने कहा हम दोनों अभी हम दोनों मुतमईन नहीं है कि आप इलेक्शन करवा भी रहे कि नहीं करवा रहे, कि जो सूरत हाल बनती जा रही। उसने कहा कि जी इलेक्शन हम हर सूरत में कराएंगे, और हम ऐसे कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने 14 दिसंबर दिया है ये डिलिमिटेशन का, तो ये 14 दिसंबर को हम आगे लेके आते हैं। डेट हम इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे, बकौल उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते डेट इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे कि हम डिलिमिटेशन अगर आगे कर दे, जल्दी से कर दे, और हम एक डेट दे दे और फिर हमें डेट चेंज करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पहले हम डिलिमिटेशन का करते हैं कि हम कितने दिन में कर सकते। तो आपको याद होगा कि उसने 14 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर तक लेके आया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारे तो और भी मसाइल है डॉक्टर साहब। हमने तो उनको तो सदर साहब ने तो आईनी और कानूनी एक तजवीज़ दे दी है उनको 6 नवंबर से पहले, और इलेक्शन कमीशन ने उसे उठाकर फेंक दिया है। तो अगर एक तरफ ये है कि आप और पीपल्स पार्टी 90 दिन की इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि आइन कहता है, सदर साहब भी आइन वाली बात कर रहे हैं, PMLN कहती है कि जनाब फरवरी 2024 को इलेक्शन होगा, ये स्टेटमेंट है। इलेक्शन कमीशन उसी तरफ जा रही है। निगरान हुकूमत पे ये इल्ज़ाम आ रहा है कि ये PMLN की एक्सटेंशन है। तो मुझे ये बताइए सर कि फिर ये जो इंतखाबात होने वाले हैं इसका तो पहले से ही रिजल्ट मौजूद नज़र आ रहा है, और फिर ये जानिबदार इलेक्शन नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो फरवरी की बात हो रही है ये इलेक्शन कमीशन के कहने की बात है, ये हमें भी कहा गया, मेरे ख्याल में पीपल पार्टी वालों को भी कह दिया होगा। हमें ये कहते कि हमने कोशिश करनी है कि हम मिडल से फरवरी से पहले इलेक्शन करा दें। जब हमने बहुत जोर डाला तो ये उसने हमें जवाब भी दिया, हमें भी तो कहा कि ये फरवरी में हमने करना है। लेकिन जहां तक आपकी बात है, बिल्कुल मैं आपसे मुतफिक इसलिए हूँ कि इलेक्शन कमीशन का अभी वो वजूद जिस तरीके से होना चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। इसलिए कि अभी मैंने उनके एक लेटर लिखा
और लेटर में लिखा कि जी आप के जो डिस्कोर्स के बोर्ड्स बने हुए हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लोगों को लगाया, उसके चेयरमैन भी लगाए हुए, तो अभी भी सियासी मुदाखलत हो रही है। तो आपके साथ ही और हमने साथ एक और बात की कि जी हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि 2013 में जो हमारे साथ हुआ डॉक्टर साहब आपको इल्म है, जो 2018 में हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आपको इल्म है। हमने कहा कि जब हम आपको लेटर लिखते थे तो बाहर में जब इलेक्शन खत्म हो जाता तो जब हम आपसे पूछे तो हमने कहा हमारे पास लेटर ही नहीं आया। तो अभी भी मैं एक लेटर भेज चुका हूं तो उसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब ही नहीं दिया डॉक्टर साहब। अब ये देखिए कि वो लेटर का जवाब नहीं दे पा जी। तो बादियुन नजर में इलेक्शन कमीशन भी पीएमएलएन का हिस्सा लग रहा है सर, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं आपकी बात से यही लूं ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि न तो वो मुस्लिम नून का मुझे लग रहा है, न पीपल पार्टी के, वो कहीं और का लग रहा है। अच्छा, कहीं और का, आप उधर ले जा रहे हैं कि कहीं और? तो कह देना सर, इस्टेब्लिशमेंट का लग रहा है आपको क्या सर? सन 2018 में जो कुछ हुआ शायद इस वक्त जो अगला इलेक्शन आएगा ये भी उससे ज्यादा वर्ष ना हो। तो अगर इलेक्शन कमीशन देखिए ना हल्का बंदियां करता है, कोई ऐसे इश्यूज बन जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चली जाती हैं कोर्ट में, कोर्ट उसको लिंगर ऑन कर दे, तो फिर तो ये इलेक्शन 1-2 साल आगे भी जा सकते हैं ना सर? ये बिल्कुल आपसे मैं मुतफिक हूँ कि लेकिन ये हमने जो गलतियां की है कि हम कोर्ट्स में सियासी मामलात को नहीं लेके जाना चाहिए सर। आप उनके नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं ना सर सियासतदान में, जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। मैं वही बात, कई ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि उनके हुक्म पे चलती हैं, आप ही लोग कहते हैं, तो फिर सर वो चली जाएंगी कोर्ट में। मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अभी भी गए कोई सर वही लोग हैं जो उनके कहने पे जाती है। और ये बदकिस्मत ये है कि जब इनको एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेवार ठहराते हैं, जुडिशरी को जिम्मेवार ठहराते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है जो हमेशा के लिए हमने भी गन किया हुआ है। ये नहीं है कि जी हम कोई साफ सुथरे। तो आप लोग भी तो आपस में लड़ रहे हैं। मैं आगे बात करूंगा, मैं जरा मेहदी साहब से जरा पूछ लूं। मैं आखिरी बात करूंगा। जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे लिए तो ज्यादा गंभीर से है कि आपको इल्म है कि अभी चतराल में तो अफगान तालिबान से मिलकर टीटीपी चतराल में तो कब तक कर चुके थे। हमारे लिए तो फिर वही मुसीबत है जो पहले से था, 2013 वाला 2018 वाला था। हमारे साथ क्या होगा, रियासत क्या करेगा या इलेक्शन कमीशन करेगा, वो सूरत हाल होगी हमारे साथ जो पहले थी कि नहीं और कोई होगा। तो हम ये समझते हैं कि जब तक आपने इस मुल्क को सियासी तरीके से मसाइल हल नहीं किए, अदालतों में जाएंगे। अभी अदालतों का हाल तो देखो ना, ये जो 16 महीने में जो अदालतों में जो ये 3 चीफ जस्टिस ने किया, वो खमाजात पूरा कौम भुगत रहे हैं और सियासतदानों का भी हिस्सा है, 2 के, एक इमरान खान के और एक शहबाज शरीफ के। और ये जो पीछे अच्छा, इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, मैं आगे लूंगा। आपने कह तो दिया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या इलेक्शन मसाइल का हल है? क्या अगर इलेक्शन हो जाए तो यही सियासी जमातें तो आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 11 सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, 4 होगा या 5 होगा, तो 4-5 के इत्तेहाद से कोई भी सियासी जमात इन मसाइल से निकाल लेगी। और एक अब नारा आ रहा है, मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी तो शहबाज शरीफ के ही लोगों को जो है वज़रा बनाना है, और अगर वो शहबाज शरीफ के दौर में काम नहीं कर सके तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में कैसे काम करेंगे? मैं आगे पूछूंगा, ज़रा मेहदी साहब से ज़रा मालूमात कर लूँ। मेहदी साहब क्या कहते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? बहुत सारी बातें अब आपके सामने आ गई, मैं क्या सवाल करूँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात असल में ये है कि ये सारी सूरत हाल ना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इलेक्शन का जो सिलसिला है, हमने एक तरमीम की भी है कि एक निगरान सेटअप होगा, वो निगरान सेटअप के जरिए से होगा। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफी अरसे से निगरान सेटअप के ऊपर जो है वो हमेशा उंगलियां उठाई जाती हैं। तो हमारे पास लेकिन इसका दूसरा हल नहीं है। फिर हमने बिल्कुल जाते जाते हमने जो है वो सेंसस को मंजूर कर लिया। तो हमें ये पता था कि जब सेंसस को मंजूर करेंगे तो ये वाला मसला भी पैदा होगा, और इसके अंदर तमाम लोग शामिल थे। और जब उन्होंने मंजूर कर लिया कोई बात की होगी जैसे अभी फरमा रहे हैं, लेकिन उस बात की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो आइन से जो थी वो मुस्तदम हो जाती है जब वो बात अगर आइनी तौर पर कोई बात हो। दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे थे कि इमरान खान साहब को जिस वक्त उनकी हुकूमत को अदम इत्तेहाद के जरिए से हटाया गया, तो ये तासुर पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर कि बुनियादी तौर पे अदम इत्तेहाद को ज्यादा पीपल्स पार्टी चाहती है। नवाज शरीफ और जो फजलुर रहमान है वो इसको नहीं इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मामले को।
तो उसके बाद फिर जो सूरत हाल हुई, हमने देखा कि जो लोग पीटीआई में ही रहते हुए लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया, तो उससे ये वादे वहीद भी हुए कि उनको जो है पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून एडजस्ट करेगी, और ये वादे वहीद वाया पीपल्स पार्टी हुए। तो इससे ये भी बात सामने आई कि जो लोग अगर अपनी पार्टियों को छोड़ना भी चाहते हैं तो उनके पेश नजर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। लेकिन इसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो कुछ लोगों ने पीपल्स मैं मेहदी साहब यहाँ पर आपको रोकूंगा, यहाँ पे एक रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है, मैं ले लूँ, मैं आप ही से कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक जी। मेहदी साहब आप कंटिन्यू करें, फिर मैं सईद गनी साहब की तरफ जाऊंगा। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि उस वक्त भी जो सूरत हाल हुई उसमें पीपल्स पार्टी ने उन लोगों से ये वादा किया कि हम आपको मुस्लिम लीग में एडजस्ट करवाएंगे, मुस्लिम लीग का टिकट दिलाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि वो लोग भी और पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही थी। मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है उसके जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स वगैरह हैं वो इस वक्त शहर लाहौर में घूम रहे हैं, तो भी उन्होंने 2 दिन पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों से मुलाकात की। वहां पे इस्तेकाम पार्टी के अपने लोगों ने ये बात कही कि जनाब अगर यही सिचुएशन रही तो हमारा इत्तेहाद अगर मुस्लिम लीग से ना हो सका तो फिर हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे, वरना हम आजाद हैसियत में लड़ेंगे। तो मैं बता ये रहा हूं कि जो इंतखाबात लड़ने वाले लोग हैं खासतौर पे रूरल एरिया के, क्योंकि शहरों के अंदर तो पार्टियों की अहमियत होती है लेकिन रूरल एरिया में साथ में उम्मीदवार की भी अहमियत होती है, तो वो लोग जो हैं वो इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि अगर वो मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं बनते तो फिर वो आजाद हैसियत से इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जहां तक इलेक्शन कमीशन वगैरह की बात है, वो मेरा ख्याल है कि आईनी तौर पर जिस तरह उन्हें चलना चाहिए वो उसी तरफ चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जाहिद खान साहब उस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, इनको पता है कि दिसंबर जनवरी जो है वो कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा सख्त महीने हो जाते हैं, और अगर हमें पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में इलेक्शन करवाना है तो हमारे पास शायद ऑप्शन ही यही बचती है कि हम फरवरी के आखिरी हिस्से के अंदर करवाएं या फिर उससे भी आगे लेके चले जाएं। मैं इसमें एक और बात भी समझता हूँ डॉक्टर साहब के पाकिस्तान की जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और जो उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट है, अब वो अगले 1-1.5 महीने के अंदर क्या करती है, क्या रिजल्ट आता है माशी तौर पर। पाकिस्तान बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, क्या इसका क्या बेनिफिट्स आते हैं, क्या सूरत हाल होती है, तो ये सारी चीजें भी बड़ी मैटर करेंगी कि क्या आइंदा के इलेक्शन और आइंदा जो आप फरमा रहे हैं बार बार कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या होगी, तो वो ये देखना पड़ेगा। ये जो 5-6 महीने हैं इसके अंदर जो है इसकी माशी पॉलिसी से क्या पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा होता है। हम ये देख रहे हैं कि जो पंजाब की मिसाल के तौर पे हुकूमत है तो उसके बारे में भी एक ये तासुर था कि जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं वो जरदारी साहब की पसंद से लगे हैं और वो उनको वो कर रहे हैं। तो इस किस्म की बातें जो है वो हर जगह से आ रही थी और ऐसी बातें अभी और लोग भी करेंगे। तो ये पाकिस्तान का एक हुस्न है यहाँ पर सियासत के अंदर इसी तरह है। अच्छा, ये हुस्न है। मैं तो यहाँ पे एक सवाल ज़रा जाहिर करूँगा आपसे आके, पहले ज़रा सईद गनी साहब की तरफ आ जाता हूँ। सर, आप जो भी जवाब देना चाहें, उन्होंने कोई पॉइंट उठाया, लेकिन मैं तो ये पॉइंट आप लाऊंगा कि कल तक मैं एक एज ए एंकर्स मीडिया पर्सन हम सुन रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बयान दे रहे हैं बिलावल भुट्टो की अगली हुकूमत हमारी है, और इस सिलसिले में हमें बलूचिस्तान में भी वो बहुत आपके कामयाबी की बात की गई, पंजाब में बात की गई, हेमन के एक सीट एडजस्टमेंट की बात PMLN नवाज शरीफ और उनकी मुलाकात हुई, फिर PMLN ने उसको डिस्करेज किया कि नहीं जी हम कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। फिर KPK में भी हमें ये अंदाज़ा हुआ कि शायद कई लोग आपको ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया और पीपल्स पार्टी अपने उस मौक़िफ़ से बिल्कुल अलग होकर एक नया मौक़िफ़ लेके आ रही है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। उनको आज भी मैं बयान पढ़ रहा हूँ बिलावल साहब का कि हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और वरना मैं आसिफ जरदारी साहब से कहूँगा कि हमारे हाथ खोल दिए जाएँ। देखिए, एक तो
जब इलेक्शंस होते हैं तमाम जमातें इंतखाबात जीतने के लिए लड़ती हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी जमात भी हो ना, जिसको पता हो कि जी मैं 4-5 सीटों से ज़्यादा नहीं जीतूंगा, लेकिन वो कह ही रहे होते हैं कि हम पूरा मुल्क जीतेंगे, सब करेंगे, और वो उम्मीदवार खड़े भी करते हैं। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और हमने बुरे से बुरे हालात में भी इलेक्शंस लड़े हैं और जीते हैं। और मैं खैर ये कहने की बात नहीं, सबको पता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में जो धांधली हुई है तारीखी, उसकी अगर सबसे बड़ी विक्टिम को इस मुल्क में है तो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात नहीं है। हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ धांधली हुई। हम 2008 में जीते तब भी धांधली हुई थी हमारे खिलाफ, 88 में जीते थे तब भी धांधली हुई थी हम। तो हमें हर इंतखाबात में महदूद करने की कोशिश की गई है। आज भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि 2018 में जो हमारी पोजीशन थी हम उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। मैं आपको सिर्फ मिसाल सिंध की दे सकता हूँ, इस पर वो जवाब भी आ जाएगा जो सवाल आपने पहले उठाया था। जो अलाइंस बनाया गया है वो शायद हमें कोई टफ़ टाइम मिलेगा। टफ़ टाइम इसलिए नहीं मिलेगा हमें कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही अलाइंस है जो 2002 में भी बना था, 2008 में भी बना था, 2013 में भी बना था, 2018 में भी बना था। अच्छा, ये एमक्यूएम जेयूआई फंक्शनल एमक्यूएम तो अलग लड़ती है, लेकिन बाकी जमातें जो हैं सारी वो इकट्ठी हो जाती है इस पार्टी के खिलाफ। वो उसमें तो आप इसको अहमियत नहीं दे रहे? नहीं, उसमें जीडीए हो, कौम परस्त हो, अब तो एमक्यूएम भी आ गई, जेयूआई भी आ रही है। ऐसा इसलिए उनके साथ इत्तेहादी नहीं बन सकती कि उनका जो वोट है वो डिफरेंट एरियाज में है ना। कराची में अगर आप कहें जीडीए का क्या वोट है, कुछ भी नहीं है। ये एमक्यूएम को अगर आप ले जाएं सांगड़ में, कहीं उसका कोई वोट नहीं है तो कहीं थोड़ा बहुत होगा, तो वो इस तरह से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2002 के इंतखाबात से लेके 18 तक इन तमाम इतादों के बावजूद और इन इतादों में हवा भरने वाले लोगों की ताकत के बावजूद पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। और आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि सीटें मजीद बढ़ेंगी, इसलिए कि 2018 तक हम शहरी इलाकों में कमज़ोर थे। आज हम कराची समेत हैदराबाद भी शहर जीते हैं, मीरपुखार शहर भी जीते हैं, नवाबशाह शहर भी जीते हैं, सखर शहर भी जीते हैं। तो हमने तो तमाम शहरी इलाके थे वो भी हमने स्वीप किए हुए इलेक्शंस के अंदर। तो हमारी नशिस्तें बढ़नी, तो हमें जो ये इत्तेहाद है इसका कोई वो खौफ नहीं है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं, हर जमात को, इवन हम तो यहाँ तक कहते हैं कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वो तो मैं सवाल करूंगा, लेकिन मुझे तो ये बताइए कि कौन आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, कौन दीवार से लगा रहा है? चंद दिनों पहले आप हुकूमत बना रहे थे, बिलावल वजीर आज़म था, तो आप कौन रोक रहा है आपको? हुकूमत इंशाल्लाह ताला बनाएंगे ना। मैंने तो आपको बताया कि अगर ये तबादले जो हुए हैं, मुझे बता दीजिए कि जिस किस्म के सिर्फ सिंध के लेवल पर हुए ना, और तो नहीं हुए ना। सिंध में टारगेट को, लेकिन आप जब मरकज में हुकूमत बनाएंगे और बिलावल वजीर आज़म होंगे तो आपको पंजाब के अंदर जो है ना बड़ी, देखें वहाँ क्या करेंगे? सिंध पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हमारे मुखालिफिन जितनी हम पे तनकीद कर ले उसके बावजूद भी आपस में बैठ के बात ही जरूर करते हैं कि सिंध पीपल्स पार्टी को कोई नहीं आ सकता, ये सब मानते हैं, ठीक है। यहाँ पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिश करना और इस किस्म की चीज़ें पैदा करना, इस किस्म के ऑप्टिक्स लेकर आना और ये जो इताद बनाए जाते हैं उनको इस किस्म के उनको आसरे देना, इस किस्म के ताकत के ये देना, इसको दीवार से आप देखें। जब आप आइए ना जरा सा, आप यार पूरे पाकिस्तान को देंगे ना। अच्छा, पंजाब में आ जाए, अब पंजाब में आ जाए। पंजाब में अगर जो जमात नून लीग का डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होल्ड, आप पीटीआई और ये वहाँ ठीक हो गई, हम वहाँ कमज़ोर हुए, उसकी अपनी हिस्ट्री है। वहाँ पर अगर पीएमएलएन की लोगों को कैबिनेट के अंदर डाला जाएगा, वहाँ पर उनके पसंद के ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, हम पसंद का तो नहीं मांग रहे हैं ना, तो कहते हैं इंडिपेंडेंट लोग लगाओ, ये माहौल ना बनाओ। वजीर आला जो है वो आपके पसंद का आदमी है, ये क्या सही है बात है? केयर टेकर वजीर आला, देखें जो अभी मेहदी साहब ने उसको उठाया, मैं आपसे करूँ, देखें इन पोजीशंस पे जो लोग बैठे हुए होते हैं ना वो सबके साथ होते हैं, सबके साथ होते हैं भाई। किसी का ताल्लुक आपके 19-20 होगा, किसी का मुझसे 19-20 होगा, ताल्लुक सबसे होता है। अच्छा, तो आप ये तो ना कहें ना कि जी उससे जो चीफ मिनिस्टर थे वो तो थे हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज थे ना, नाम तो उन्होंने दिया होगा ना, उनका पीपल्स पार्टी उन्होंने दिया था, तो उनकी तरफ से नाम आया था। फिर जाके इलेक्शन कमीशन में फैसला होगा उनको करना है। तो ये कह देना कि जी वो हमारा चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठा हुआ है और वो सारा करे, ऐसा नहीं है। वहाँ जो और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें उस पर इत्मीनान नहीं, हम समझते हैं कि वहाँ गलत हो रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही है। कहीं पर शायद पीएमएलएन की तरफ झुकाव ज़्यादा है, यहाँ पर जो एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बनाया जा रहा है उसको हवा भर के उसको कोशिश की जा रही है कि उसको मारा जाए। होगा कुछ केयर टेकर वजीर आज़म जो हैं वो तो पीएमएलएन ज्वाइन करने वाले थे, आपके जाम कमाल शाह और ये काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब और मरियम नवाज साहबा उनसे मिली थी। अभी सुना था, बल्कि मुझसे उन्होंने बात की थी कि मैं पीएमएलएन ज्वाइन करने वाला हूँ।
लेकिन दूसरे दिन हमने सुना कि जनाब वो उन्होंने केयर टेकर वजीर आजम बन गए। तो एक पार्टी, एक ऐसा शख्स जो कि PMLN ज्वाइन करने वाला है, इकरार कर चुका है, मुझसे इकरार कर चुका है। मैंने आपसे गुजारिश की और आपने उस बात का शायद जिक्र भी किया कि राजा रियाज जी ये जो भी थे वो थे, किस चीज का इनाम वो थे लीडर ऑफ द अपोजिशन और वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब। नाम इन्होंने तय करना था, वो भले मशावरत जाहिर खान से भी करते रहे, सईद गनी से भी करते रहे, उससे भी करते रहे, लेकिन आईनी तौर पर इख्तियार उनका था कि उन्होंने नॉमिनेट करना था किसी को। अब वो शख्स एक नॉमिनेट हुआ और अब अगर राजा रियाज बाकायदा PMLN में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर तो ये मैं समझता हूँ काकर साहब भी बिला हो जाओगे, शहबाज शरीफ को खुद हो जाना। तभी तो मेरा एक सवाल है कि अगर इसके नीचे के इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चंस, डेट के हवाले से क्वेश्चंस, उसके बाद केयर टेकर पे क्वेश्चन, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग पे क्वेश्चन, तो कल अगर इलेक्शन होता है तो वो तो पहले से ही जो है वो इलेक्शन जो है वो साहब, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए तो ये बिला वजह तो नहीं है ना। एक सवाल और करूंगा, अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था कि जी पीपल्स पार्टी PTI से इत्तेहाद करने जा रही है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुआ था कहीं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिस किस्म का वायलेंस उन्होंने किया है, वो PTI जो है उसके साथ हम बिल्कुल किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनका ताल्लुक भले PTI से हो, उनसे बातचीत हो सकती है। और ये मैं आपको याद कर रहा हूँ, एक बहुत पुरानी बात है, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से सवाल हुआ था, जब ये लंदन में APDM बनी थी और उस वक्त था, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी सपोर्ट नहीं किया था और MQM के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास हुई थी। तो उस वक्त मोहतरमा से सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि MQM एक हकीकत है, लेकिन MQM का एक मिलिटेंट विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है। मिलिटेंट विंग से तो हम ना बात करेंगे, ना हम उसको मानते हैं, हम उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल विंग है, जो सियासी लोग हैं, उनसे बातचीत करने को हम तैयार हैं। उस वक्त बात, आप ये नहीं समझते कि सर ये पीपल्स पार्टी की बड़ी सियासी गलती है जिसकी बुनियाद पर उसके लिए आगे मसाइल पैदा हो सकते हैं? मैं ये सवाल करूँगा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PTI इस वक्त रेड लाइन बन चुकी है, जो भी एग्जिस्ट करती हुई PTI है। इमरान खान क्योंकि PTI से तो बेशतर लोग छोड़कर इस्तेहकाम और पार्लियामेंटेरियन में जा चुके हैं, तो PTI इमरान खान है। तो अगर आप उनसे इत्तेहाद करते हैं तो गोया आप एक रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से। गोया पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी गलती करने जा रही है। मैं इस पर पूछूंगा आपसे। मैं ज़रा आता हूँ जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब, लोटो की सियासत कब ख़त्म होगी सर? मैं कल देख रहा था कि ये राजा रियाज साहब ने क्या कुछ नहीं कहा था और अब वो उसी को कायद कहेंगे, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बता दें कि इस मुल्क में लोटों की कमी कब आई? ये मुल्क में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सारे लोटे हो गए, तो बाकियों के बात तो छोड़ दे। आपने अभी किया सैयद गनी साहब से बात की कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ बैठ गए और उसने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये सच है? और जिनने बनाया वो बाप ने बनाया, बाप ने बाप बना दिया। इसमें से इनका दोनों का बेचारों का चाय पी के एक दूसरे को मुबारकबाद दे के चले गए। जिनने बनाना तो उसको बना दिया, काकर साहब को। काकर साहब कहाँ से आया, कैसे बन गया, क्यों बन गया, ये सारे बहुत सारे मसाइल है। हम कहते हैं कि जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हम गैर जानिबदार रहेंगे, तो अल्लाह करे कि वो गैर जानिबदार रहे। हमारे जो जुडिशल ये अल्लाह करे कि उसको भी अभी जो काजी साहब आए, हम सबका उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है कि जो गन किया हुआ पिछले 3 जस्टिस ने शायद वो भी साफ करे। 63 ऐसे जो मसला बन गया था, आपको याद है? तो ये सारा जो आज लोग रोडों पे है और बिले जला रहे हैं और सेवल नाफरमानी है। देखिए इस वक्त तो आपके मुल्क में सेवल नाफरमानी है, माने या ना माने, हमारे बस में है या नहीं है? आप कहते कि इलेक्शन के हल है। हम इलेक्शन को इसलिए हल समझते हैं कि इलेक्शन के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है, क्योंकि इस मुल्क में डिक्टेटर भी आ चुके हैं। इन लोगों ने डिक्टेटर उन्होंने भी किया, सिविल डिक्टेटर भी बन चुके हैं, लेकिन उनने इस मुल्क का तो बेड़ा ही गर्क किया ना। जब वोट के जरिए जो भी आएगा, तो आपने क्या दिया सर? 16 महीने में आपने क्या दिया सर? 85 की काबीना और 11 सियासी जमातें, आपने क्या दिया? एक जिससे पूछो वो कहता है एक कि हमने डिफॉल्ट से बचा दिया। बस अवाम को इससे क्या गर्ज है सर? मैं मुतफिक हूँ। चलो आपने बचा लिया, तो ये 85 का कैबिनेट बनाने के क्या तुक बन रही थी? आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में
उस वक्त की जो हुकूमत बैठी थी मैं उस पर तनकीद कर रहा था। Yes. और हमने कहा था कि हम इसलिए आपको सपोर्ट किए थे ताकि इमरान खान ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, ताकि वो उसमें आवाम को रिलीफ मिल जाए। आवाम की रिलीफ के बजाय आपने 85 का कैबिनेट ऊपर बिठा दिया, अखराजात उस तरह बढ़ा दिए। अब यहाँ तक बात आ रही है कि जी कि वो इमरान खान ने भी जब जाते जाते अपने मेंबर को 3-3, 4-4 अरब रुपए दिए थे, वो निकाल दिए थे, पता नहीं वो कहाँ लग गए। अब अभी सुनना है कि ये भी जाते जाते अपने मेंबर को 1-1 अरब रुपए दे गया, वो किधर चले गया। तो ये बदकिस्मती इस मुल्क का कि आज तक हम सियासतदान अगर ठीक होते और हम एक प्लेटफॉर्म पे होते और हम ये अपने मफादात के न सोचते और हम मुल्क और कौम के सोचते और अपने सियासत के सोचते और अपने मंशूर के सोचते, तो आज ये सूरत हाल न बनती जो आज है। मैं फिर इस बात पे आता हूं कि देखिए इस हुकूमत की ये जो इत्तेहादी हुकूमत थी इसकी बदनीति का आप देख ले कि 2 दिन पहले आप सीसीआई की मीटिंग बुला रहे, इतना हिम्मत नहीं हुई कि सीसीआई की मीटिंग तो हर 3 महीने के बाद होती है, क्योंकि 18 अमेंडमेंट में तो ये लिखा गया है। लेकिन आपने तो उसमें वो नहीं हिम्मत नहीं की, सिर्फ ये हिम्मत की कि उसको उलझाने के लिए, इलेक्शन को उलझाने के लिए और इलेक्शन कमीशन को एक बहाना ढूंढने के लिए आपने उसको अमेंडमेंट को कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल में ये जो सबसे बड़ी गलती हमारे सियासतदानों जो कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मैं जरा इसका ऊपर कमेंट्स ले लूं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद 4थी दफा वजीर आजम वो बनेंगे। आप समझते हैं उन पर तो काफी पेचीदा मसाइल हैं कानूनी, तो क्या ये सब चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी या वो एक अक्टूबर में आकर फिर जेल चले जाएंगे? क्या समझते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, आज तक किसी भी सियासतदान या किसी बंदे पे कोई जुर्म साबित हुआ है? हमारे जब वो अभी एक जज साहब बैठा हुआ है, वो मॉनिटर कर रहा था, जो एंटी करप्शन जो नीचे जज बैठा होता सुप्रीम कोर्ट से, उसको मॉनिटर कर रहा था। आप मुझे बता दे फिर आप उसको इंसाफ कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। अगर आप इंसाफ के जरिए उसको सजा देते तो शायद कोई भी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए अगर वो आते हैं और वो कोर्ट्स में जाते हैं, अभी मरियम को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसी केस में 2 बरयत मिल गई ना, कि जिसमें नवाज शरीफ को भी सजा है। तो ये चीजें इस मुल्क में आज तक मुझे बता दे 47 से लेकर आज तक किसी भी सियासतदान या किसी बंदे के खिलाफ कोई सही फैसला हुआ है किस अदालत? सर इस पे आ जाए जरा सा, मुझे ये बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, 4थी दफा वजीर आजम बनते हैं, तो मौजूदा हालात से अवाम को रिलीफ दिला देंगे? सर उनको अवाम को बेहतरीन हालात पैदा कर देंगे? सर टीम तो वही है जो शहबाज शरीफ की थी, उसी को इस्तेमाल करेंगे ना सर? तो कैसे दुरुस्त होगा? डॉक्टर साहब एक बात मैं बता दूं, ये इस वक्त जो मसाइल से पाकिस्तान भरा हुआ है, ये किसी भी एक पॉलिटिकली पार्टी की बस की बात नहीं है। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे कि जी मैं ये सब कुछ कर दूंगा और सबक दागे दिखाते हैं, वो गलत है। कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये करते करते तो हम इसे हद पे लेके आ गए। अभी आवाम सड़कों पे और हम घरों में बैठे हुए। अभी आप देखें अनारकी की तरफ हम जा रहे हैं। बिल लोग जमा नहीं कर सकते, पेट्रोल किस कीमत पे पहुंच गया, आटा मिल नहीं रहे, चीनी नहीं मिल रही है, गरीब भूखे मर रहे हैं। तो आप मुझे बता दें कि इस सूरत हाल में ये तो मुझे तो ये खदशा भी है डॉक्टर साहब, क्या इलेक्शन अगर अनाउंस होते भी है तो लोग वोट डालने आएंगे कि नहीं आएंगे? बड़ा सवाल है, ये भी कोई बड़ा सवाल बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये मान लूं कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अवाम को अब सियासी जमातों पे एतमाद नहीं है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनका एतमाद किसी और पे आ गया। मेरा ये है कि मौजूदा सियासी जमातों को वो परख चुके हैं, उनके मसाइल हल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा इलेक्शन में लोग निकले ही ना वोट डालने हैं। ये आप समझते हैं? मैं तब एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये सही कह रहे हो कि लोग नाउमीद हो चुके हैं, जमहूरियत से भी हुई है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर अल्लाह करे कि ये जो हमारे इदारे हैं ये सियासतदानों को होश के नाखून लेके और सियासतदान भी अपनी सियासत किस मफादात के खातिर न करे, मुल्क के मफाद सर बहुत सही बात की है। सियासतदान अपनी सियासी गलतियों से सीख लें तो वही ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि वजीर आजम कौन बनेगा, शहबाज शरीफ बनेंगे या बिलावल बनेंगे या नवाज शरीफ बनेंगे? क्या कहेंगे? आखिरी जुमला, किसको मौका मिलना चाहिए? मैं डॉक्टर साहब एक बात, कौम जिसको मुंतखब करे वो बने, लेकिन शहबाज शरीफ सर बने। कौम कहाँ मुंतखब करती है सर? खुदा के लिए सर कहाँ मुंतखब करती है? क्या 2018 में कौम ने मुंतखब किया था? बिल्कुल नहीं किया था। मैं आपसे मुतफिक हूं। मैं तो तब कह रहा हूं कि
ऐसा ना हो कि 2018 वाले भी हम भूल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो सर वजीर आजम बिलावल हो या शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो आपकी नजर यार डॉक्टर साहब, मेरे किसको मौका मिलना चाहिए? मेरे नजर में मैं सबको एक अच्छी सियासतदान समझ रहा हूं, लेकिन मैं किसी के लिए कमेंट नहीं करता हूं कि ये बने और ये ना बने। कल आपका इत्तेहाद भी मुतासिर हो सकता है। मैं छोड़ लूंगा, फिर वापस आता हूं मेहदी साहब की तरफ। फिर सईद गनी साहब से एक बहुत अहम सवाल है, उसका जवाब चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा मेहदी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। PMLN कहती है कि 10 लाख अफराद आ जाएंगे। तो आप समझते हैं जो हालात इस वक्त पंजाब में हैं PMLN के लिए, कि लोग, मैं तो आवाम से टच में हूँ, वो तो किसी भी सूरत में अब 16 महीने की कारकर्दगी और बाकी हालात की बुनियाद पर बड़े गम और गुस्से में हैं। यहाँ तो वोट की बात हो रही है कि वोट लोग डालने नहीं निकलेंगे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए लोग निकलेंगे इतनी बड़ी तादाद में, एक चीज़। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी उसी टीम के साथ जो शहबाज शरीफ की थी, उसके साथ क्या पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकेंगे चौथी दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बनते हैं? और आखिरी बात कि सर लोटो की सियासत जो है वो कब ख़त्म होगी सर? ये आपके पास सर 5 मिनट है, इस पे मैं चाहूँगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सर सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज करूँ कि जिस वक्त पंजाब में मोहसिन नकवी साहब वजीर आला नॉमिनेट हुए, उन्हें बनाया गया, तो हमजा शहबाज साहब की हुकूमत नहीं थी। चौधरी परवेज इलाही साहब ने असेंबलियां तोड़ दी थी, और असेंबलियां टूटने के बाद क्योंकि वो लोग निकल गए थे बीच में से, और फिर जो थी वो हमजा साहब की तो हुकूमत उससे पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो उन दोनों ने मिलकर नहीं बनाए थे। अच्छा, दूसरी बात ये है मोहसिन नकवी को कौन लाया? फिर कौन लाया? सवाल तो होगा ना, मोहसिन नकवी साहब कैसे आ गए? मोहसिन नकवी साहब। दूसरी एक और अहम बात ये है कि पाकिस्तान आएंगे तो टीम वही होगी, ये सब बातें ठीक होगी, वही होगी, वही लोग वजीर होंगे, ये होंगे, लेकिन उसमें जो बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी वो खुद नवाज शरीफ होंगे। हमने अब तक ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब की जिस वक्त भी सर आप पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, माजरत के साथ सर मेरी आवाज़ आ रही है, आप तज्जियाकार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, आप पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, तो सर क्या पंजाब के अवाम की हालत जो है वो आपके सामने है? और अभी इमरान खान की 3 साल 7 माह हुकूमत और ये 16 महीने जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, हालांकि इसकी इत्तेहादी और भी थे, लेकिन क्योंकि PTI में भी इत्तेहादी थे लेकिन फेज़ इमरान खान ने किया, इसी तरह इत्तेहादी इसमें भी हैं लेकिन फेज़ PMLN करेगी, यानी शहबाज शरीफ करेंगे। तो आप समझते हैं सर कि पंजाब में ऐसे इस वक्त हालात हैं? जाहिद खान साहब तो कहते हैं कि लोग वोट डालने ना निकलें, तो सर बताइए इस्तकबाल कौन करने निकलेगा? अपनी पूरी पंजाब की क़यादत से लाहौर शहर के अंदर उसने बुलाकर उनसे खिताब किया है, और जो 18 महीने की 16 महीने की कारकर्दगी है उस पर भी इज़हार ख्याल फरमाया है, और अपने लोगों को वहाँ पर टास्क भी दिया है। तो ये अगले चंद दिनों के अंदर जो है, ये सितंबर के एंड तक हमें पता चलेगा कि किस किस्म का मोमेंटम जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए बन रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपका फ़ोन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप किसी ऐसी जगह आ जाते तो और अच्छा होता। जी मैं आया हूं सर, उस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, ज़रा दीजिए मुझे। देखिए, एक तो मैं खैर सुन नहीं सका, जो ज़्यादा बात उन्होंने की, आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। वो केयर टेकर पे कह रहे थे परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा था, तो वो नाम हमजा ने उनको रिकमेंड आ जाता है। हाँ, उन्होंने किया था। बाकी जो सवाल आप क्या कह रहे थे सर, दोबारा अगर? नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा था कि जी अगर इमरान खान साहब फर्ज कीजिए, रेड लाइन है इस वक्त, PTI रेड लाइन है। मैंने ये बात कही, आपके खुर्शीद शाह का बयान आता है कि हम इमरान खान को सियासी माहौल में वापस ले आएंगे, इस किस्म के बयान भी मुझे नहीं पता शाह साहब ने। इससे पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा सर? आप क्या गलती नहीं कर रहे हैं सर? आप, मेरा ये ख्याल, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपने इतने साल तक इमरान खान साहब को और उनके लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया, इस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये वो है जो दहशतगर्द तंजीम है जिन्होंने बगावत, अब उसके साथ आप इत्तेहाद करेंगे तो ये सियासी गलती नहीं होगी? डॉक्टर साहब, मैंने अभी जो बात आपसे कही और चेयरमैन साहब ने बात कही, उसी को मैंने दोहराया। उन्होंने बहुत ही
बहुत आसान अल्फाज में डिस्टिंक्शन पैदा की दोनों चीज़ों में। समझने की बात है ना सर, मैं ना समझूं। नहीं, मुमकिन है कि एक तो पीटीआई के वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं 9 मई के वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात में, मुल्क दुश्मनी में, उनसे किसी तौर पर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जब सियासी जमात की बात करते हैं तो सियासी जमात में हर आदमी उस सोच का हामी शायद नहीं होगा जो 9 मई के वाक़यात। सर पीटीआई के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन की तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो सवाल, वो तो इन्वॉल्व है ना उसमें। तो मैं तो ये वो तो इन्वॉल्व है उसमें। तो जब तक वो चेयरमैन है पीटीआई तो सर एग्जिस्ट कर उसके। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो जो मैंने आपको एमक्यूएम का हवाला दिया था वो इसलिए दिया था। वो तो सही था, वो भी अल्ताफ हुसैन अलग हो गए थे। अलग नहीं, वो अलग बाद में हुए। मैं तो आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन तो अभी गया है ना। मैं तो आपको बीबी की जिंदगी की बात बता रहा हूँ, जब वो लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो अगर तो उनमें कोई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लाताल्लुक़ करते हैं 9 मई के वाक़यात से, उनके तमाम एक्शन से, और वो पॉलिटिकल फील्ड में रह के करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा कर सकें। क्या इताअत की बात, आप इतने सारे अभी तो ना इताअत का फैसला हमने किया है। एक सवाल हुआ मंजूर वसान साहब का बयान आ गया है कि हम मंजूर वसान, अभी बयान मैं इसको देखिए, मंजूर वसान हो जाएं, सईद गनी हो जाएं, खुशी शाह साहब हो जाएं, हम अपनी ज़ाती राय का, ख्वाहिश का इजहार तो कर सकते हैं। यस, फैसला तो वो होता है जो पार्टी की सीईसी करती है या पार्टी की लीडरशिप फैसला करती है उसकी रोशनी में। ठीक है, मेरी बात फैसला नहीं है, मंजूर वसान साहब की बात फैसला नहीं है। लेकिन चेयरमैन साहब से सवाल हुआ था, उन्होंने इसका ये जवाब दिया और मैं समझता हूँ कि वो जवाब बिल्कुल ठीक था। अगर हम एमक्यूएम के साथ भी बात कर सकते हैं, हालांकि एमक्यूएम के साथ जो हमारे माजी रहा है वो बहुत ही तल्ख था और एक वक्त ऐसा था कि शायद हम बात भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन एक वक्त आया कि हम बातचीत पे भी तैयार हुए और शायद एक दूसरे के कैंडिडेट। कई दफ़ा आप इत्तेहादी रहे हैं सर, हुकूमत के हिस्सा रहे हैं, उनके साथ हैं। इंतखाबात भी अभी जो बाई इलेक्शन हुए अभी हमने सपोर्ट किए होंगे कैंडिडेट। लेकिन आप समझते हैं सर ये बड़ा नाजुक मरहला है, अभी तो बड़ी खतरनाक जगह है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट चाहे इलेक्शन से अलग हो जाए लेकिन एक बड़ी ताकत है। मुझे एक बात बताइए, आप उसको अगर थ्रेट देकर आप इंतखाबात में जाएंगे तो फायदा होगा सियासी। मुझे एक बात बताइए, एक बनी है वो क्या है, इस्तेहकाम है आईपी पे, आईपीपी, और एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन आईपीपी बनी है, एक वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई है। तो लोग तो इसमें भी वही है ना जो पीटीआई के अंदर थे। बिल्कुल, अब भले हालात देख के अलग हो गए हो, लेकिन छोड़े सर, आप तो बचाएं अपनी सियासी साख। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात रहे हैं, आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने जा रहे हैं सर? नहीं, लड़ना तो कोई किसी से नहीं चाहता, और ये मैं नहीं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब के बयान इस वक्त बहुत पॉजिटिव है सर। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बस आपके आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, पार्टी की कोई और लीडरशिप हो, इस वक्त मुल्क जिस नहज पर है, किसी के साथ लड़ाई किसी को सूट नहीं करती है। ना पीपल्स पार्टी को करती है, ना एस्टेब्लिशमेंट को करती है, ना इस मुल्क को करती है, ना इस मुल्क की मईशत को करती है। ज़रूरत इस बात की है जो जाहिद खान साहब ने कहा कि सब इकट्ठे हों, और पहली तरजीह होनी चाहिए कि मुल्क को बहरान से निकालें। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि लोगों का जो एतमाद ख़त्म हुआ है, लोग मायूस हुए हैं, ये सियासी जमातों की और लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को उस मायूसी से निकालें। ये चॉइस नहीं हमारे पास कि हम छोड़ दें, तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर छोड़कर आगे बढ़े ताकि एतमाद बहाल करें। मुल्क जिस नहज पर है, जो महंगाई है, जिसमें लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई है, हम छोड़ तो नहीं सकते ना कि हम हाथ निकाल देते हो गया। नहीं, मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी सियासी क़यादत की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को उम्मीद भी दिलाए और लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए बहुत सही बात की। तमाम सियासी जमातों का ताल्लुक। सईद गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेहदी साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।